बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख यानी कि 1 जून 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लग रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। जहां बिहार वासियों के लिए बड़ी खबर है। खबर यह है कि बिहार के 8,057 पंचायतों के तमाम गांव की रास्ते जल्द ही सोलर स्ट्रीट लाइट से जगमग होंगे। जी हां, पंचायती राज विभाग ने 2 साल पहले शुरू की गई इस योजना को अब धरातल पर उतारने के लिए कमर कस लिया है। जहाँ सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए राशि का भी प्रबंधन कर लिया है। जहाँ साथ ही मुख्यालय स्तर से इसकी सघन मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जहाँ हाल ही में विभाग के अपर मुख्य सचिव ने विभाग की मासिक समीक्षा बैठक में भी इस योजना को जल्द ही क्रियान्वयन किए जाने को लेकर के सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को टास्क सौंपा है। आपको बता दें कि सुशासन के 2020-25 के कार्यक्रम में आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय पार्ट 2 के तहत स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के अंतर्गत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाना है। इस योजना का क्रियान्वयन साल 2021 में शुरू हुआ था। अब बात करेंगे दोस्तों की इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जी हां, परीक्षा में 56,061 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से इनमें 34,792 विद्यार्थी पास हुए हैं। अगले 5 दिनों के अंदर मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा का भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। देश भर में बिहार बोर्ड ने सबसे पहले इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी किया था और छात्रों का एकेडमी ईयर प्रभावित ना हो इसके लिए सबसे पहले कंपार्टमेंटल परीक्षा करा करके कंपार्टमेंटल परीक्षा का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि देश के कई शिक्षा बोर्ड अभी अपना एनुअल रिजल्ट जारी ही कर रहे हैं कि इसी बीच बिहार बोर्ड कंपार्टमेंटल रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। इससे कहीं ना कहीं छात्रों का 1 साल बर्बाद होने से बचा है। इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा प्रदेश के यानी कि बिहार के 105 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें 56,435 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। बात करेंगे दोस्तों अब की बिहार के पूर्णिया से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। यहां चाय बिस्कुट खाने से एक ही परिवार के 5 बच्चे बुरी तरीके से बीमार हो गए, जिनमें 3 लोगों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। इन सभी का इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है, जहां एक बच्चे को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के नगर थाना क्षेत्र के अलीनगर निवासी मोहम्मद मतीउर आलम के घर के 5 बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर वालों ने आनंद फानन में बच्चों को इलाज के लिए पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां 2 बच्चे की स्थिति नाजुक बनी हुई है। बताया जाता है कि सभी बच्चों ने चाय बिस्कुट खाया और फिर कुछ देर के बाद ही उनकी स्थिति बिगड़ने लगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के बच्चे की मां ने बताया है कि सभी बच्चों को भूख लगी हुई थी, जहां इस वजह से इन लोगों को चाय बिस्किट दिया गया। जहां इसके बाद 1-2 घंटे के बाद सभी उल्टी करने लगे। आपको बता दें कि बच्चों की मां का रो रो करके बुरा हाल है। जी हाँ, एक बेटी जिसकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी, जहां उसे इलाज के लिए हायर सेंटर भेज दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि अमेरिका पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर के बरसे। उन्होंने सरकार पर मुसलमानों की हालात दलितों जैसी करने के आरोप लगाए हैं। सैन फ्रांसिस्को में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से यात्रा को रोकने की कोशिश की गई थी। राहुल गांधी ने कहा है कि आज भारत में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वैसा दलितों के साथ 80 के दशक में होता था। उन्होंने कहा कि इस चुनौती से लड़ना होगा। खास बात यह है कि भारत में 80 के दशक में दिवंगत इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस की सरकार थी। वे 4 जून तक अमेरिका की आपको बता दूं कि राहुल गांधी 4 जून तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS पर संसाधनों पर नियंत्रण और फिर केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के आरोप भी लगाए हैं। खास बात यह है कि ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में भी इसी मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा था। जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इस बयान पर अब भारत में राजनीति तेज हो गई है। भाजपा ने राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान के आरोप लगाए हैं। इधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के समर्थन में आने लगे हैं। जहां शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि कांग्रेस नेता ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने देश के मुद्दे ही उठाए हैं। संजय राउत ने कहा है कि देश में राजनीति करना बहुत भयावह हो गया है।
दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार में नए शिक्षक नियोजन नीति के तहत टीचरों की बहाली को लेकर के विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जहाँ इसके तहत राज्य में 1 लाख से भी अधिक शिक्षकों की बहाली होनी है। जहाँ वहीं दूसरी तरफ शिक्षक नियोजन नियमावली को लेकर के भाजपा का विरोध जारी है। भाजपा नेताओं का कहना है कि इस नियमावली के तहत नियोजित शिक्षकों के साथ ठगी किया गया। जहाँ इसी कड़ी में अब विज्ञापन जारी होने पर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार का मंशा और नीति आम लोगों के समझ से परे है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण वाला निर्णय है कि बिहार सरकार का, जब राज्य सरकार पुराने शिक्षकों के साथ इस तरीके के खिलवाड़ नहीं कर सकती है। 80,402 बच्चों को इन लोगों ने तय किया था कि हम पक्की नौकरी देंगे। उनके जीवन के साथ इस नई नियोजन नीति के साथ खिलवाड़ किया गया है। यह नीतीश सरकार की मनमर्जी नहीं चलने वाली है। हम लोग शुरू से ही इसका विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वहीं राजधानी पटना में आयोजित विपक्षी दलों की बैठक के बीच भाजपा की तरफ से आयोजित रैली को लेकर के जब सम्राट चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने दो टूक अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष की बैठक से इसको कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति के लिए जून का महीना काफ़ी अहम रहने वाला है। जहाँ इस महीने में काफ़ी राजनीतिक रंग जमने वाला है। जहाँ एक तरफ भाजपा विरोधी दल 12 जून को बड़ी बैठक करेंगे तो फिर दूसरी तरफ इस महीने भाजपा भी 4 बड़ी रैलियां करने जा रही है, जिसमें एक रैली में पीएम मोदी के भी शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्षी एकता की जो मुहिम चलाई गई है उसको लेकर के आगामी 12 जून को देश के तमाम विपक्षी दलों की बैठक पटना में होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा राज्य में 4 बड़ी रैलियां करेगी, जिसमें से एक रैली में पीएम मोदी शामिल होंगे और बाकी की रैलियों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद समेत कई अन्य बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इस दौरान वे अब तक के 9 साल के दौरान भाजपा सरकार की तरफ से किए गए कार्यों का हिसाब लोगों के बीच देंगे और महागठबंधन समेत नीतीश सरकार पर जम करके हमला बोलेंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के तीसरे सप्ताह में बिहार दौरे पर आएंगे और पार्टी की एक रैली को संबोधित करेंगे। रैली का समय और फिर जगह आगे तय किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पार्टी के कई टॉप राष्ट्रीय नेता भी बिहार आएंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के खास मौके पर 30 जून तक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी को लेकर के पीएम बिहार आएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि पिछले 1 महीने से भी ज़्यादा समय से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने मोर्चा खोल रखा है। धरने दे रहे रेसलर को अब दिल्ली के जंतर मंतर से भी हटा दिया गया है। ऐसे में मंगलवार को पहलवानों के एक कदम ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जहां रेसलर ने अपने मेडल हरिद्वार पहुंच करके गंगा नदी में बहाने का ऐलान किया। प्लान के मुताबिक शाम के समय भारी भीड़ के बीच रेसलर हर की पौड़ी में पहुंचे, लेकिन किसान नेता नरेश टिकैत ने उनके मेडल ले लिए और उन्हें समझाते हुए सरकार को 5 दिन का अल्टीमेट दे दिया है। जहां पहलवानों के हरिद्वार में मेडल बहाने के ऐलान की चर्चा देश भर में हुई थी। इसी बीच रेसलिंग के सबसे बड़े संगठन की तरफ से भी इस मामले में बयान सामने आया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी कि UWW ने कहा है कि अगर 45 दिनों के अंदर भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI के चुनाव नहीं होते हैं तो फिर WFI को आगे के लिए मैच से सस्पेंड कर दिया जा सकता है। UWW की धमकी इसीलिए भी अहमियत रखती है क्योंकि अगर WFI को सस्पेंड कर दिया जाता है तो फिर भारतीय एथलीट्स को आगे के सभी मैच न्यूट्रल्स झंडे के साथ खेलने होंगे, यानी कोई भी खिलाड़ी भारतीय ध्वज के साथ अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती मैच में भाग नहीं ले पाएंगे। पहलवानों की स्थिति जानने और फिर उनकी सुरक्षा के बारे में बात करने के लिए UWW बैठक आयोजित करने वाले हैं। दोस्तों बिहार के जहानाबाद जिला से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर शादी का कार्यक्रम चल रहा था और शादी का भोज खाकर के 50 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जी हाँ, पूरा मामला क्या है हम आपको भी बताएंगे विस्तार से। दरअसल बात यह है कि पूरे बिहार में गर्मी का सितम लगातार जारी है। इस मौसम की वजह से हर रोज सैकड़ों लोग बीमार पड़ रहे हैं। जहाँ इसके पीछे की वजह दूषित भोजन या फिर पानी बताया जा रहा है। जी हाँ, इसी कड़ी में अब एक ताज़ा मामला बिहार के जहानाबाद से निकल करके सामने आ रहा है, जहां शादी समारोह में खाना खाने से लगभग 50 लोगों की तबीयत बुरी तरीके से बिगड़ गई। दरअसल जहानाबाद शहर के काको रोड में स्थित वार्ड संख्या 9 में न्यू बस स्टैंड के समीप एक शादी समारोह में शामिल होने और भोज खाने वाले करीब 50 लोग बीमार पड़ गए। इस दौरान कई महिलाओं और फिर बच्चों को पेट में दर्द उल्टी की शिकायत होने लगी, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल सहित शहर के विभिन्न निजी क्लिनिकों में भर्ती कराया गया। बताया
बताया जा रहा है कि काको रोड न्यू बस स्टैंड निवासी रविंद्र प्रसाद सोनी की बेटी की सोमवार की शादी थी, जहां शादी समारोह पटना गया NH 83 पर स्थित एक उत्सव हॉल में मनाया जा रहा था। इसी बीच कई लोगों ने भोज का खाना खाया और भोज का खाना खाने के बाद करीब 50 लोग बुरी तरीके से बीमार पड़ गए हैं, जहां सभी के पेट में दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत थी। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की तबीयत खराब होने पर शादी वाले घर पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। आनंद फानंद में सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया, जहां पर सभी का इलाज चल रहा है। दोस्तों बात करेंगे कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के विपक्षी दल एक बार फिर से इकट्ठा होते दिखे हैं। जब बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की चाह रखने वाले दलों के नेता पटना में एक बैठक करने वाले हैं, जहां इस मीटिंग को जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू ने 12 जून को बुलाया है, जिसमें 24 विपक्षी दलों के शामिल होने की संभावना है। जब पार्टी के नेतृत्व ने पहले ही 18 दलों के साथ योजना पर चर्चा की है, बचे हुए दलों से कुछ दिनों में विचार विमर्श किया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक जदयू नेता ने कहा है कि विभिन्न दलों और फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच लंबे समय तक बातचीत हुई। पटना में 12 जून को होने वाले विपक्षी मीटिंग में कम से कम 24 राजनीतिक दलों के शामिल होने की संभावना है। जदयू 18 दलों से चर्चा कर चुकी है, बाकी 6 दलों से बातचीत कुछ ही दिनों में हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी एक तरफ तैयारी में जुटी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार बिहार में रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी किसी भी हाल में अकेले चुनाव जीतने के प्रयास में जुटी हुई है। तो वहीं अब बीजेपी की तरफ से खुद को राजीव प्रताप रूडी ने सीएम पद का दावेदार घोषित कर दिया है। जी हाँ, राजीव प्रताप रूडी एक सारण से सांसद है, जहाँ उन्होंने कहा कि 2025 में होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश तेजस्वी के खिलाफ जो लड़ाई होगी या उसकी अगुवाई वे खुद करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश तेजस्वी के खिलाफ सियासी जंग में उनके अलावे किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वे नेतृत्व कर सके। जहां अपने संसदीय क्षेत्र छपरा के मरोड़ा में एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने खुद को गरीबों का नेता बताया। उन्होंने कहा है कि देश के गरीबों की चिंता या फिर तो मैं करता हूं या फिर पीएम मोदी। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा है कि 2 साल बाद 2025 में बिहार में गरीबों की लड़ाई होने वाली है, उसका नेतृत्व मैं ही करूंगा। मेरे अलावा किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वे नेतृत्व कर सके। जब कुल मिलाकर के राजीव प्रताप रूडी ने यह जाहिर कर दिया है कि वे 2025 के चुनाव में सीएम पद के यानी कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं बीजेपी की तरफ से। आपको बता दूं कि इससे पहले राजीव प्रताप रूडी ने बिहार की यात्रा करने का ऐलान किया था। रूडी जिला के मुख्यालय में जाकर के सभाएं कर रहे हैं। हालांकि रूडी की सभाएं पार्टी के बैनर तले आयोजित नहीं की जा रही है, वो अपना खुद का अलग से कार्यक्रम कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से लोगों को भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना समेत 16 शहरों में कल का दिन पारा 40 डिग्री के ऊपर चला गया। इसी कड़ी में मौसम विभाग ने आज से बिहार में हीट वेव यानी कि लू चलने का अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि 1 से 2 जिलों में आंधी या फिर बारिश का भी अनुमान जताए गए हैं। दरअसल मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बिहार में जून महीने की शुरुआत में ही भीषण लू का दौर चलने वाला है। आज पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, अररिया जिले में कुछ जगहों पर हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। इसके बाद अगले दिन पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, अररिया, खगड़िया, औरंगाबाद और नालंदा जिले में लू के हालात बन सकते हैं। वहीं पर राजधानी पटना की बात करें तो वहां भी शनिवार को लू का अनुमान जताए गए हैं। इसके साथ ही भागलपुर, पूर्णिया, बेतिया, अररिया, खगड़िया, औरंगाबाद, बिहार शरीफ, सासाराम और बक्सर में भी कुछ जगहों पर लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि ज्यादा गर्मी पड़ने से थंडर स्टॉर्म यानी कि आंधी तूफान के हालात पैदा हो सकते हैं। जब नमी होने के कारण कहीं भी थंडर स्टॉर्म बन सकता है। इस कारण जून महीने की शुरुआत में 1-2 जगह पर आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि ये बारिश अधिक दिनों तक नहीं होने वाली है। राज्य में मानसून का आगमन जून के अंतिम सप्ताह में होने का अनुमान है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के भवन एक ही रंग के होंगे। जहां मिशन परिवर्तन के तहत ये निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मिशन परिवर्तन चलाया जा रहा है, जहां इसका उद्देश्य है कि बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को चकाचक बनाया जाए। साफ सफाई के साथ साथ विभाग की कोशिश है कि सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के लुक भी एक समान दिखे। जब कोई भी मरीज को मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में आने पर दूर से ही रंग के आधार पर आसानी से पहचान कर ली जाए। स्वास्थ्य विभाग ने मिशन परिवर्तन के तहत बिहार के सभी 10 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के भवनों को एक समान रंग में रंग रोगन करने का निर्देश दिया है। इसका मॉडल भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पवापुरी
को माना गया है। जहाँ अब बिम्स के भवनों के रंग जैसा ही सभी मेडिकल कॉलेजों के भवनों की रंग पुताई की जाएगी। जहाँ मिशन परिवर्तन को लेकर के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत मेडिकल कॉलेज में बदलाव को लेकर के एक बारीकियों पर ध्यान दे रहे हैं। इसको लेकर के उन्होंने सभी मेडिकल कॉलेजों को एक समान रंग में भवनों के अंदर और फिर बाहरी दीवारों की रंगाई का आदेश दिया है। मेडिकल कॉलेज के भवनों का मॉडल चाहे जैसा भी हो, अब सभी का रंग एक ही होगा। आपको बता दें कि पटना कॉलेज अस्पताल, नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर जीएमसी बेतिया, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, JNKTMCH मधेपुरा और ANMCH गया के भवनों को अब एक रंग में रंग दिया जाएगा। इसी प्रकार सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि पुराने भवनों को जिनका अब उपयोग नहीं किया जा सकता है उनकी पहचान कर ली जाए। साथ ही वैसे भवनों को BMCL ICL के माध्यम से जमींदोज कराने की कार्रवाई की जाए। बात करते हैं अब दोस्तों की लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने हुंकार भरी है। उन्होंने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हो या फिर बीजेपी हो, जहां हमने सबको अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। मुकेश सहनी ने कहा है कि उनका सपना है कि यूपी और बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश का निषाद समाज सिर उठा करके जिए। इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वीआईपी प्रमुख ने 2024 के चुनाव में अभी तक किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होने के संकेत दिए हैं। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने यूपी के वाराणसी में मीडिया से बातचीत में कहा है कि बिहार में हमने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। उत्तर प्रदेश में भी हमने कोशिश की है लेकिन उतनी कामयाबी नहीं मिल सकी है। यूपी में भी वीआईपी को अब और मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा है कि बिहार में हमने मजबूती से लड़ाई लड़ी और हमारे सहयोग से ही मुख्यमंत्री बना। जहां मुकेश सहनी ने आगे कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जो वादा किया था उसे निभाया। जहां उस दौरान बड़ी संख्या में बड़ी ताकत से मजबूती से लड़ाई लड़ी लेकिन वे सफलता भले ही नहीं मिली, उस समय वे पीछे हट सकते थे लेकिन नहीं हटे। उन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी मर सकता है लेकिन उसका विचार कभी भी नहीं मर सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जारी सियासी कोहराम के बीच एक बार फिर से बिहार में जुबानी जंग तेज होती दिख रही है। जहां आज बक्सर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने खास करके सीएम नीतीश कुमार की पीएम उम्मीदवारी को लेकर के तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश से बिहार नहीं संभल रहा है, वह पूरा देश संभालने का पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। अश्विनी चौबे इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि वे सपने देखते रहते हैं, दिन में सपना देखेंगे, रात में उनका सपना टूट जाएगा। जब वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में जदयू सांसद हरिवंश नारायण के शामिल होने को लेकर के उन्होंने कहा कि उन्होंने जो किया वे राष्ट्र धर्म है, लेकिन जदयू के लोग की सोच नाली के कीड़ों जैसे हो चुकी है जिन्हें राष्ट्र धर्म का परिभाषा ही नहीं पता है। उन्होंने आगे कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन देश के यशस्वी पीएम नरेंद्र मोदी के करने पर विपक्ष के नेताओं को अगर इतना ही दुख है तो फिर वे सभी विपक्ष के सांसद प्रतिज्ञा लेके नए संसद भवन में वे प्रवेश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर विपक्ष के सांसदों में हिम्मत है तो फिर इस्तीफा देकर के 2 माह के अंदर चुनाव करा ले, उन्हें अपनी औकात का पता चल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने 1,70,461 टीचरों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत आगामी 15 जून से लेकर के 12 जुलाई तक टीचरों की बहाली को लेकर के फॉर्म भरा दिया जाएगा। शिक्षा विभाग और आयोग के बीच 2 दिनों तक हुई बैठक में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के सभी बिंदुओं पर सहमति बनने की उपरांत अब ये ऐलान किया गया है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग ने कहा है कि मुख्य परीक्षा का पेपर 1 और फिर पेपर 2 अब 150 की जगह 120 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। इसमें 80 प्रश्न अभ्यर्थी के विषय से संबंधित होंगे, वही 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे। इसको लेकर के सिलेबस NCERT पर निर्धारित होगा। या वही क्लास 1 से 5 तक के लिए प्रश्नों की संख्या 120 होगी। इसको लेकर भी SCERT सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी वही भाषा के पेपर में 100 प्रश्न होंगे। हालांकि ये पेपर महज क्वालिफाइंग पेपर होगा। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्केटिंग का प्रावधान है। इसके साथ ही इस एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2023 तक तय की गई है।
दोस्तों बात करते हैं कि बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ जमकर के वायरल हो रहा है। दरअसल वीडियो में बागेश्वर बाबा एक मोर के साथ नाचते दिख रहे हैं। जब उनके वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर के शेयर किया जा रहा है, खूब पसंद किया जा रहा है। जब वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक मोर नाच रहा है, मोर के सामने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी अपने दोनों हाथ फैला करके सफ़ेद कपड़ों में धीरे धीरे नाच रहे हैं। जब सोशल मीडिया पर बाबा बागेश्वर मोर के नृत्य को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। यह धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है। इस बार उन्होंने सोमवार को कहा है कि भारत को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे। आपको बता दें कि इन दिनों बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार गुजरात के सूरत में लगा हुआ है, जहां भारी संख्या में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सूरत में चल रहे दिव्य दरबार में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान देते हुए गुजरात की जनता को एकजुट होने के लिए कहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि जिस दिन गुजरात के लोग इस तरह संगठित हो जाएंगे, भारत ही नहीं हम पूरे पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों को लेकर के हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में आगामी चुनाव को लेकर के सभी सियासी पार्टियां अपनी चुनावी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है। पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी क्रम में बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्रीय मंत्री पर जमकर के हमला बोला है। ग्रामीण विकास कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने नालंदा पहुंचे, जहां आपदा राहत के तहत नूरसराय प्रखंड के पीड़ित के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का चेक भी दिया। पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने भाजपा के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह को निशाने पर लिया है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि गिरिराज सिंह धर्म की सियासत करते हैं, 3 बित्ता का टीका रखते हैं और 3 किलो मांस खाते हैं। ऐसे नेता के मुंह से धर्म की बात शोभा नहीं देता है। धर्म का प्रवचन देने और फिर बताने के लिए धर्म गुरु है। ग्रामीण विकास कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि गिरिराज सिंह दलितों के घर खाना खाने की नौटंकी करते हैं। वे दलित के घर खाना खा सकते हैं, लेकिन कुक से लेकर के सारा सामान और बर्तन ये लोग पहले ही भिजवा देते हैं। इसके बाद दलित के घर खाना खाने की नौटंकी करते हैं। श्रवण कुमार ने कहा है कि 2024 को लेकर के जिस तरीके से विपक्षी दलों का गठजोड़ हो रहा है, उससे भाजपा के लोग घबराए हुए हैं। इसी वजह से भाजपा के लोग राम के नाम पर बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। जनता भाजपा के 9 सालों के शासनकाल से त्रस्त हो चुकी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार ने स्वास्थ्य महकमे में बहाली को लेकर के बराबर निर्णय लिया है। अब बिहार में एएनएम नर्स की बहाली रिटेन एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा के जरिए करवाया जाएगा। इसके साथ ही साथ एएनएम नर्सों का संवर्ग भी अब राज्य स्तर पर होगा, यानी कि अब हॉस्पिटलों में जो नर्स रहते हैं एएनएम के तहत जिसकी बहाली होती है, उसका अब परीक्षा लिया जाएगा, लिखित परीक्षा। अब तक एएनएम का संवर्ग जिला स्तर पर होता था, लेकिन अब इसे राज्य स्तर पर किए जाने का निर्णय लिया गया है। दरअसल राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने ये बताया है कि वर्तमान में बिहार के अंदर एएनएम की नियुक्ति अंकों और फिर काउंसलिंग के आधार पर होती थी, मगर अब नियमों में बदलाव किया गया है। राज्य कैबिनेट ने बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2018 को निरस्त करते हुए बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमावली 2023 को लागू करने की मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि बिहार में करीब 11,000 पदों पर एएनएम की नियुक्ति होने वाली है। भर्ती की अधियाचना तकनीकी सेवा आयोग को भेजी गई है। हालांकि इस भर्ती पर लिखित परीक्षा का नियम लागू नहीं होगा। जब भविष्य में जो भी नियुक्ति होंगी जब वे लिखित परीक्षा के आधार पर कराए जाएंगे। दोस्तों बात करेंगे कि राजधानी वासियों के लिए ये काम की खबर है। जहां पटना के लोगों को भीषण गर्मी से पसीना से तरबतर होना पड़ता है। बिजली विभाग ने ऐलान किया है कि राजधानी पटना के कई इलाकों में सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 11 बजे तक बिजली काटी जाएगी। दरअसल आज पटना के दर्जनों इलाकों में बिजली कटेगी, जिसमें महेश नगर, विहार कॉलोनी, रवि चौक, सीताराम पथ, बाबा चौक, केसरी नगर, मुर्गी फार्म और फिर पंच मंदिर में बिजली गुल रहेगी। इसके अलावा चाणक्य नगर फीडर से ट्रांसफार्मर नगर PSS सुबह 9 बजे से 11 बजे तक बंद रहेगा। ये बिजली कटौती की पीछे की वजह मेंटेनेंस और फिर मेट्रो कार्य बताया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में सोलर प्लेट लगाने पर लाखों रुपए खर्च हुए हैं। इसके बावजूद भी स्कूल द्वारा शिक्षा विभाग को बिजली बिल भेजा जा रहा है। इस मद में स्कूलों को राशि भेज दी जा रही है। जहाँ बिहार के 10,109 प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्कूलों में सोलर प्लेट लगाई गई है, पर 6,000 से अधिक स्कूलों में ये खराब पड़े हैं। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के बाद ये खुलासा हुआ है कि 50% से अधिक स्कूलों की सोलर प्लेट खराब हो गई है। जब इन स्कूलों में फिर
से बिजली की सप्लाई की जाती है और स्कूल को बिजली खपत के अनुसार बिल की राशि भी दी जाती है। आरटीआई कार्यकर्ता राकेश कुमार राय की माने तो स्कूलों में सोलर प्लेट लगाने का काम एजेंसी द्वारा करवाया जाता है। एजेंसी सोलर प्लेट लगा तो देती है लेकिन उसकी देख रेख नहीं करती है। यह समग्र शिक्षा के तहत सत्र 2022-23 के लिए 100 स्कूलों में सोलर सिस्टम के लिए राशि दी गई है, लेकिन सोलर प्लेट नहीं लगाया गया है। इससे राशि वापस हो गई है। आपको बता दो कि बिहार में 72,000 स्कूल हैं, इसमें 69,785 स्कूलों के पास अपना भवन है। इन सभी स्कूलों में सोलर प्लेट लगा करके बिजली सप्लाई करनी थी, लेकिन अभी 50% स्कूलों में भी सोलर प्लेट नहीं लग पाया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बक्सर में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे को लेकर के पार्टी के अंदर विरोध बढ़ता जा रहा है। जहां नगर थाना क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह चौक पर मंत्री के विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं। हालांकि पोस्टर लगाने वाले अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह पोस्टर लगाने वालों में बीजेपी के 4 जिला अध्यक्षों का नाम एवं तस्वीर भी उस पोस्टर पर है, जिसके बाद हरकंप मच गया है। पार्टी की आंतरिक लड़ाई सड़क पर आने के बाद पार्टी के कार्यकर्ता अब असमंजस में आ गए हैं कि बीजेपी के द्वारा जो पीएम का 9 साल बेमिसाल गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, उसका क्या होगा। जब पार्टी की आंतरिक कलह को शीर्ष नेतृत्व नहीं दबा पा रहा है, तो फिर 18 दलों के को लेकर के जो महागठबंधन बनने जा रहा है, कार्यकर्ता और नेताओं का मुकाबला कैसे करेंगे। मंत्री से नाराज चल रहे पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा सबसे पहले 25 मई को जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक के दौरान मंत्री के सामने ही मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। जहां अगले उसके 2 दिन बाद बक्सर एवं डुमराव की कुरनसराय में मंत्री जी का पुतला दहन करके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया था। अब शहर के चौक चौराहों पर बैनर पोस्टर लगा करके अश्विनी कुमार चौबे को भगाओ बक्सर बचाओ का स्लोगन वाला पोस्टर लगाया गया है, जबकि मंत्री भी जिला अतिथि गृह में ही ठहरे हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा पिछले 22 मई से बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित सत्याग्रह और फिर धरना कार्यक्रम मंगलवार को 8वें दिन भी जारी रहा। जब बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह और फिर महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि लगातार शिक्षा विभाग और फिर आयोग की बैठक का सिलसिला जारी है, लेकिन अध्यापक नियमावली 2023 की विसंगतियों के संबंध में निर्णय नहीं होने से शिक्षकों में काफी असंतोष है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने कहा कि नियोजित शिक्षक परीक्षा देकर के आत्मघाती कदम नहीं उठाएंगे या शिक्षक परीक्षा की नहीं आंदोलन की तैयारी करेंगे। अध्यापक नियमावली रोजी रोटी छीनने की साजिश है। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है कि पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षकों के लिए कंडिका 8 के लिए किसी भी प्रकार की प्रक्रिया का निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है। 1,78,000 स्कूल सृजित पदों में 6ठे वर्ग से 8वें वर्ग तक के लिए सृजित 1742 पदों की अतिरिक्त भी कुछ पदों को जानबूझ करके छोड़ दिया गया है। ये भी बेरोजगारों से संबंधित रोजी रोटी छीनने की साजिश है। दोस्तों मैक्स ऐसे अवार्ड विजेता और जल पुरुष के नाम से मशहूर राजेंद्र सिंह ने मंगलवार को एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में भाग लिया। सवाल जवाब की श्रृंखला में उन्होंने बिहार के जल संकट, बाढ़, सुखाड़, जलवायु परिवर्तन, पानी के प्रबंधन, कृषि पैटर्न और फिर नदियों की जमीन पर कब्जे आदि विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने चेतावनी दी है कि पानी उपलब्धता के मामले में भगवान का लाडला और पानीदार बिहार अगर समय रहते नहीं चेता तो फिर आने वाले कुछ ही सालों में यहाँ की भूमि बेपानी हो जाएगी। जहाँ उन्होंने नदियों को जलवायु परिवर्तन से होने वाली आपदा से निपटने का सबसे धारदार हथियार भी बताया है। उन्होंने चेताया है कि बिहार में भूजल रिचार्ज की तुलना में निकासी ज़्यादा हो रही है। उनसे सवाल किया गया कि पानी को लेकर के बिहार क्या जल संकट के मुहाने पर है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से बिहार जल संकट झेल रहा है। खास तौर पर बिहार का दक्षिणी इलाका, यहाँ के 11 जिले जल संकट की गिरफ्त में हैं। ये संकट भूजल की शक्ल में है। 10 साल पहले तक ये इलाका सुखाड़ क्षेत्र में दर्ज नहीं था। जब पानी के अभाव में यहाँ के लोग राज्य नहीं छोड़ते थे, तब केवल रोजी रोटी के लिए पलायन होता था। लोगों की घर वापसी होती रहती थी। अब इस क्षेत्र में विस्थापन देखा जा रहा है। यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में अस्थायी तौर पर बसना शुरू हो गए हैं। जहाँ इस इलाके में 1 से 5 मीटर तक भूजल नीचे उतर गया है। पूरे बिहार में भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। जहाँ यहाँ भूजल रिचार्ज की तुलना में भूजल की निकासी अधिक हो रही है। दोस्तों बात करते हैं कि 11वीं में एडमिशन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 1 जून से दोबारा एडमिशन पोर्टल ओपन करेगा। स्टूडेंट 1 से 7 जून तक वेबसाइट
ssbihar.in पर जाकर के आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यह इंटर में एडमिशन के लिए स्टूडेंट को काफ़ी विकल्प मिलेंगे। समिति ने जारी लिस्ट में कहा है कि आर्ट्स, साइंस और फिर कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए 10,327 +2 और फिर कॉलेज शामिल है। जहाँ इसके साथ ही इंटरमीडिएट वोकेशन के तहत 91 +2 और कॉलेज और फिर इंटरमीडिएट स्कूल प्रोवाइडिंग वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए 32 संस्थान शामिल है। इंटर में एडमिशन के लिए कुल 10,450 शिक्षण संस्थान इस बार शामिल हो रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कुछ लोग इतिहास को बदलना चाहते हैं। ऐसे लोगों से देश को बचाना है, जहां हम लोगों को अपना काम करना है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जदयू अकेली पार्टी है जिसमें सभी जाति और धर्म के लोग हैं। अपने काम को लेकर के एक के घर जाइए, सबसे बात करिए और सुझाव लीजिए। सभी जाति, धर्म और फिर वर्ग के लिए किए गए कार्य को प्रचारित करिए। उन्होंने जदयू कार्यकर्ताओं को सतर्क और फिर जागरूक रहने का भी आह्वान किया है ताकि समाज में कोई भी विद्वेष न फैला सके। जब समापन सत्र में मुख्यमंत्री के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह, वरिष्ठ नेता वरिष्ठ नारायण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा और भी कई सारे नेता मौजूद थे। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक दलों की तैयारियां शुरू हो गई है। महागठबंधन और बीजेपी के नेता दोनों जोर शोर से तैयारी में जुटे हुए हैं। महागठबंधन का स्वरूप फाइनल हो चुका है, लेकिन बीजेपी का गठजोड़ छोटे दलों से होना अभी बाकी है। छोटे दल भी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी को लेकर के अपने अपने पक्ष में हवा बनाने में जुटे हुए हैं। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी के साथ बीजेपी की खिचड़ी पकाने की संभावना है, लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार में हमने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। उत्तर प्रदेश में भी हमने कोशिश की, लेकिन उतनी कामयाबी नहीं मिल सकी। उन्होंने कहा है कि मेरा सपना है कि बिहार और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का निषाद समाज सिर उठा करके जिए। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भी वीआईपी को अब और मजबूत करना होगा। जब बिहार में हमने मजबूती से लड़ाई लड़ी और हमारे सहयोग से ही मुख्यमंत्री का पद तय हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान जो वादा किया था उसे निभाया। जहां उस दौरान बड़ी ताकत से मजबूती से लड़ाई लड़ी, लेकिन हमें वह सफलता नहीं मिली। मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार के लोगों ने मुझे नेता माना और ताकत दी। यही कारण है कि लालू प्रसाद और भाजपा को भी हमने अपनी ताकत का एहसास कराया है। लोकतंत्र में वोट का अधिकार है, जिसके पास ज़्यादा वोट होगा वह सत्ता पाएगा। उन्होंने कहा है कि जो हमारे विचार को नहीं मानेगा वह हमारा दुश्मन होगा। उन्होंने पिछले वर्ष में यूपी में वीआईपी के फूलन देवी प्रतिमा लगाने के कार्यक्रम को रोकने के लिए भी सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा। दोस्तों बात करते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव यानी कि 2019 की बात है। देश भर के वामपंथी नेताओं के साथ सेक्युलर जमात ने राजद से गुहार लगाई थी कि वे बिहार की बेगूसराय सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारे। जब सीपीआई ने उस सीट से जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा था, लेकिन कन्हैया कुमार और बीजेपी की आमने सामने की लड़ाई में राजद ने अड़ंगा डाल दिया था। राजद ने उस सीट से अपना उम्मीदवार उतारा था। उसी समय से ये चर्चा थी कि तेजस्वी यादव बिहार में कन्हैया कुमार को नेता नहीं बनने देना चाहते। आज फिर से ये बात साबित हो गई है। जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे। तो बात करते हैं कि पटना में आज बिहार कुम्हार प्रजाति समन्वय समिति का सम्मेलन हुआ। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इसके मुख्य अतिथि और उद्घाटनकर्ता थे, लेकिन कार्यक्रम के खत्म होने तक तेजस्वी यादव का इंतजार होता रह गया, वह नहीं पहुंचे। दरअसल इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को भी आयोजकों ने आमंत्रित किया था। मंच पर कन्हैया कुमार को भी बैठना था। यह खबर तेजस्वी यादव के आवास तक पहुंची और फिर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम में आने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव इसलिए नहीं आए क्योंकि कन्हैया कुमार को मंच पर बैठाना था, लेकिन चर्चा ये है कि तेजस्वी यादव किसी सूरत में कन्हैया कुमार के साथ मंच शेयर नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार का भ्रष्टाचार से गहरा नाता रहा है बहुत पहले से। जब कोई भी सरकारी काम करवाने के लिए आपको रिश्वत देना ही पड़ता है। कुछ ऐसा ही बिहार की बेतिया में देखने को मिला है, जहां निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सप्लाई ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी सहायक शैलेंद्र कुमार बेतिया में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पद पर कार्यरत हैं। आरोपी फाइल पास करने की एवज में 75,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसके बाद परिवादी ने इसकी शिकायत निगरानी विभाग को की। निगरानी विभाग ने परिवादी की शिकायत का सत्यापन करवाया। आरोप सही पाए जाने पर एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए सप्लाई ऑफिसर शैलेंद्र कुमार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को 55,000 रुपए रिश्वत लेते हुए कॉलोनी बेतिया में स्थित अपने आवास से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। अब निगरानी विभाग की टीम द्वारा पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की जा रही है।
दोस्तों बात करेंगे कि चिलचिलाती धूप और फिर उमस भरी गर्मी की वजह से पटना वासियों का बुरा हाल है। राजधानी पटना के मुख्य मार्गों पर सन्नाटा पसरा है, लोग अपने घरों में बंद हैं। इस बीच बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर से चर्चा में आए हैं। तेज प्रताप यादव अचानक बुधवार दोपहर पटना जू पहुंच गए। यहां उन्होंने औचक निरीक्षण किया। इसके बाद जू के अधिकारियों से बातचीत की, फिर कहा कि जहां भी नजर जाए हर कोई गर्मी से बेहाल है। जब फूल पत्ते मुरझाए और जानवरों का जीना मुहाल है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए आज पटना जू का औचक निरीक्षण करने का काम किया गया है। इस दौरान पशु पक्षियों को गर्मी में मिलने वाली सुविधाओं का भी ज्यादा लिया गया है। पटना जू के अधिकारियों को पशु पक्षियों की अच्छी तरीके से देखभाल का निर्देश दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार बयान जारी करके अलग अलग पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी पर वे हमलावर हैं। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कल एक बयान जारी करते हुए कहा कि बिहार में आज बीजेपी कुछ नहीं है। आज बीजेपी की हालात ऐसे ही कि पार्टी की कमान बिहार में ऐसे व्यक्ति के पास है जिनकी बाबूजी पहले लालू के मंत्री थे, फिर वे नीतीश के मंत्री हुए, उसके बाद वे मांझी के भी मंत्री हुए। आजकल उनका बेटा बीजेपी का द्वार करने निकला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 30 सालों में बिहार में जितने लोग एमएलए और फिर एमपी बने हैं, चाहे वे जिस भी दल के नेता बने हो, वे पूरे प्रदेश में कुल मिलाकर के 1200 से 1500 परिवार के लोग ही बने हैं। लालू और नीतीश के शासन में मंत्री रहे शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी से उम्मीद है बीजेपी को भी बिहार में कोई नया आदमी नहीं मिल रहा है। उनको भी वही व्यक्ति मिला है जिनके बाप दादा पहले और किसी दल में थे। बिहार में बीजेपी अभी नेता खोज ही रही है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि कोई नेता उनको यहाँ मिल जाए जिसके नाम पर बिहार में चुनाव लड़ाया जा सके, इसी की फिराक में रहते हैं। प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो वोट मिलता है बस वही वोट बीजेपी को मिल रहा है। बिहार में बीजेपी के किसी नेता के नाम पर 5 वोट भी नहीं है। प्रशांत किशोर यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि बिहार में जिस दल की हवा उड़ती है सब नेता उसी में आ जाते हैं। बीजेपी को बिहार में आज जो भी वोट मिलते हैं वे मोदी के चेहरे के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर और हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मिलते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि शराबबंदी वाले बिहार में नशे के धंधेबाज अपना कारोबार चलाने की नई नई तरकीब ढूंढने में माहिर हैं। जब पूर्णिया में तो हद हो गई। शराब कारोबारियों ने शराब तस्करी का ऐसा तरीका निकाला जिसे पुलिस को भी भनक तक ना लग सकी। जब मंगलवार को पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान में पुलिस ने सुधा मिल्क वैन कंटेनर से भारी मात्रा में बियर बरामद की है। सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार की अगुवाई में कस्बा पुलिस को ये सफलता मिली है। जहां कस्बा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के NH57 के लीची बागान के समीप वाहन जांच अभियान चलाकर सुधा मिल्क कंटेनर से 1182 लीटर बियर को जब्त किया है। हालांकि शराब तस्कर और फिर वैन का चालक पुलिस को चकमा देकर के फरार होने में कामयाब हो गए। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये तो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।